नंबर दायित्व के आधार पर साझेदारी हेडिंग डालो। सीमित दायित्व साझेदारी हेडिंग डालो फटाफट। सीमित दायित्व साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ऐसी साझेदारी जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। ऐसी साझेदारी की स्थापना सीमित साझेदारी अधिनियम अधिनियम 2008 के अंतर्गत की जाती है। यह निगम का ही एक रूप, यह निगम का ही क्या होती है, एक रूप होती है। क्लियर? निगम का मतलब कंपनी, तो कंपनी का जो विशेषताएं होती है वही विशेषताएं इसकी तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो ऐसा है, सीमित दायित्व साझेदारी 1932 अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। 1932 अधिनियम के अंतर्गत केवल कौन सी आती है? असीमित दायित्व साझेदारी। 2008 में भारत सरकार ने कानून पास किया, इसके अंतर्गत एक परिकल्पना की गई सीमित दायित्व साझेदारी की। ये कहने को तो साझेदारी है पर एक कंपनी का ही क्या होती है, रूप होती है। कंपनी के सारे नियम इस पे लागू हो जाते हैं, कंपनी की तरह काम करती है। तो सीमित दायित्व साझेदारी जो है वो कंपनी और साझेदारी का मिश्रण है। इसमें कुछ गुण साझेदारी के पाए जाते हैं, कुछ गुण कंपनी के पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो दोनों का जो मिक्सर होता है वो होता है सीमित दायित्व साझेदारी। इसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, एक नंबर में आता है। सीमित दायित्व साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। ठीक है। इसके बाद आएगा असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। असीमित होता है। क्लियर? असीमित दायित्व से क्या मतलब है? असीमित दायित्व का मतलब होता है यदि कंपनी, यदि फर्म लॉस में जाए, कल को फर्म लॉस में चली जाए, एग्जाम्पल के लिए फर्म की संपत्तियां 1 करोड़ की है और फर्म के दायित्व 3 करोड़ की, तो 1 करोड़ की संपत्ति बेचकर 1 करोड़ के दायित्व चुका दिए जाएंगे। अब बचे 2 करोड़ के दायित्व, 2 करोड़ के दायित्व कैसे चुकेंगे? तो 2 करोड़ चुकाने के लिए साझेदार अपनी निजी संपत्तियों से पैसा लेके आएंगे और उन दायित्वों को चुकाएंगे। इस तरह का जो दायित्व होता है वो होता है सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। ठीक है। और सीमित दायित्व का क्या मतलब होता है? केवल जो लोन चुकाए जाएंगे संपत्तियों से ही चुकाए जाएंगे, साझेदार अपनी पर्सनल एसेट से कोई भी पैसा लेके नहीं आएगा। ये होता है सीमित दायित्व। ठीक है। अगर दायित्व आपका संपत्तियों तक ही सीमित है तो सीमित दायित्व, और दायित्व आपका संपत्तियों के अलावा आपकी निजी संपत्तियों तक भी पहुंच जाता है तो कैसा होता है? असीमित दायित्व। क्लियर है? इसमें इस पोर्शन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आता है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? आपको लिखना है असीमित। और आ जाए सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार साझेदारों का
दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। सीमित लिखाएगा या केवल सीमित को वो एग्जाम में क्या कर सकता है, काट सकता है, छुपा देगा, केवल लिख देगा साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, 2008 के अनुसार पूछे तो लिखना सीमित होता है, 1932 के अनुसार पूछे तो कैसा लिखना है, असीमित का। क्लियर है, क्वेश्चन को घुमा के लिख सकता है। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया नोट सबका। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप डालो समय अनुसार साझेदारी। समय अनुसार साझेदारी, समय अनुसार साझेदारी, साझेदारी निश्चित कालीन साझेदारी। निश्चित कालीन से आपको पता लग रहा है, ऐसी साझेदारी जो निश्चित समय के लिए की जाती है निश्चित कालीन साझेदारी कहलाती है। ठीक है, ऐसी साझेदारी जो निश्चित समय अवधि के लिए निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है उसे निश्चित कालीन साझेदारी कहला। मानो आप एक साल के लिए साझेदारी कर रहे, टाइम फिक्स है, तो इसमें क्या होगा, निश्चित का। क्लियर, इसमें टाइम होता है फिक्स। क्लियर। अगला है अनिश्चित कालीन साझेदारी। अनिश्चित कालीन साझेदारी, इसमें लिखेंगे आप ऐसी साझेदारी जो जिसमें समय अवधि निश्चित नहीं होती है, इसमें समय अवधि निश्चित नहीं होती, कैसी कहलाती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी। ये हमारा तीसरे नंबर पे था। चौथी नंबर पे उद्देश्यानुसार साझेदारी। इसमें नंबर के पहले रखी है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक से मतलब पता लग रहा है जब मन करेगा तोड़ देंगे, जब आपको मन करेगा जब तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसी साझेदारी जो निश्चित अवधि के समाप्त होने के बाद भी जारी रहती है। ठीक है, ऐसी देखो आपने एक साल के लिए पार्टनरशिप करी, एक साल तक तो कैसी साझेदारी रही, निश्चित काल। एक साल बाद तो खत्म हो जानी चाहिए थी, आपने वो खत्म नहीं करी, वो चल ही रही है साझेदारी। अब टाइम खत्म हो गया फिर भी चल रही है, तो पर वो साझेदारी निश्चितकालीन नहीं होगी, तो कैसी हो जाएगी वो, ऐच्छिक साझेदारी। ठीक है, उसके बाद आप जब इच्छा करेंगे जब उसको खत्म कर देंगे, इच्छा नहीं करेंगे तो खत्म नहीं करेंगे। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे आप विशेष साझेदारी, इसके नीचे लिखना है इसके बाद आप लिखेंगे विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी, इसमें लिखेंगे विशेष का मतलब किसी विशेष कारण से बनाई आपने साझेदारी, इसमें कोई ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए
किसी विशेष उद्देश्य हेतु बनाई जाए, ठीक है। और आगे तो आप लिख ही दोगे कि उसे विशेष साझेदारी कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आ जाए, विशेष साझेदारी का समापन कैसे होता है? आप लिख दोगे उद्देश्य के समाप्त होने के साथ ही विशेष साझेदारी का समापन हो जाएगा। उद्देश्य खत्म, साझेदारी खत्म, ठीक है। अब एक पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सल्ले, डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में इसकी, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा सल्ले, एक ऐसा सल्ले जिसमें साझेदारी की विभिन्न शर्तों का उल्लेख होता है। एक ऐसा सल्लेख जिसमें साझेदारी की विभिन्न शर्तों का उल्लेख होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? उसे साझेदारी सल्लेख कहते हैं। यह लिखित या मौखिक हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा लिखित समझौता, देखो किसी किसी बुक में इसमें लिखा होता है कि एक ऐसा लिखित समझौता जिसमें साझेदारी की विभिन्न शर्तों का उल्लेख होता है, उसको साझेदारी सल्लेख कहते हैं, ठीक है। पर आगे वो ये कह देता है कि ये लिखित या मौखिक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें यहाँ बता दिया है कि इसमें लिखित होगा या मौखिक होगा, लिख दिया एक ऐसा समझौता जिसमें साझेदारी की विभिन्न शर्तों का उल्लेख होता है, उसे साझेदारी सल्लेख कहते हैं। या ये लिखित और मौखिक हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसकी वजह से सलाह दी जाती है इसको कैसा बना लिया जाए, लिखित बना लिया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का आता है, अगर पेपर में आया तो एक नंबर का आता है, ठीक है। अब कौन चलेगा, साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली बातें, ये 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। आप बड़े मन से ही बना के लिख सकते हैं। जब आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो मैं क्या लिखोगे, फर्म का नाम। आप लोग मिलकर कौन सी फर्म खोल रहे हैं, फर्म का कोई नाम होगा, नाम को लिखोगे। सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हो फर्म का पता भी होना चाहिए फर्म का। थर्ड नंबर पे आप लिखोगे साझेदारों के नाम एवं पते। चौथे नंबर पे आप लिखोगे, चाहो तो लिखो, चाहो तो मतलब साझेदारों के अन्य व्यवसाय। अगर साझेदार कोई अन्य व्यवसाय करते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, अब ये व्यवसाय करता है आदमी। फिफ्थ नंबर पे आप लिखोगे साझेदारों द्वारा, अब साझेदार आ रहे हैं तो सब कैसा लगाएंगे, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, कितनी पूंजी लगाएगा कोई आदमी, इसको भी लिख सकते हो। और जब पूंजी की बात कर रहे हैं तो पूंजी में ब्याज का प्रावधान भी आ जाएगा। पूंजी पर ब्याज की दर, इसको भी लिख सकते हो आप। अब जब पूंजी की बात कर रहे हैं तो इसका क्या हरण भी तो आएगा, इसका उल्टा पूंजी का उल्टा क्या होता है, हरण। हरण साझेदारों के, देखो किसी भी फर्म में हरण क्यों जरूरी होता है, आप बिजनेस करते हो 5 लोग मिलकर, बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस होगा 1 साल के बाद होगा, ठीक है। अब 1 साल तक आप अपने निजी खर्चों को कैसे चलाओगे, प्रॉफिट का हिस्सा तो 1 साल के बाद मिलेगा, 1 साल तक आप अपने निजी खर्चों को कैसे चलाओगे, उसके लिए क्या किया जाता है, आहरण, ठीक है ना। अब आहरण की बात कर रहे हैं तो आहरण का क्या होगा, ब्याज। आहरण पर ब्याज की दर, इन सबसे
इम्पोर्टेंट है भैया, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पूंजी लगा रहे हो, काम कर रहे हो, तो पारिश्रमिक भी तो लोगे, ठीक है ना। साझेदारों के पारिश्रमिक, साझेदारों के पारिश्रमिक, कितना किस व्यक्ति को कितना वेतन मिलेगा, काम करने में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट आता है, अगर पार्टनर कोई लोन देगा बिजनेस को फर्म को, तो ब्याज कितना लेगा, ठीक है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, क्लियर, डाउट। इसके बाद और कोई क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाभ हानि विभाजन अनुपात, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या है, लाभ हानि विभाजन। लोग काम तो कर रहे हैं पर प्रॉफिट को किस हिस्से में बांटेंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 4 50 हो सकते हैं, पर जो ठीक ठीक से 11 12 में है, वाले 2 नंबर से ज्यादा का प्रश्न नहीं आता इसमें, आपको 5 6 लिखने हैं, ठीक है ना। यदि 2 नंबर में पूरा पन्ना भर के आ जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नोट करो इसको। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी तो भाई हेडिंग वाला फटाफट, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कौन कौन से नियम लागू होते हैं। अगर साझेदारी संलेख आपने लिखित में नहीं बनाया, या कोई शर्त को आप लगाना भूल गए, ठीक है, कोई चीज तय करना आप भूल गए, तो कौन से नियम लागू होते हैं। पहला, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया, पहले से लिखो, साझेदारों को पारिश्रमिक। सेकंड नंबर पे, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं दिया, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे, साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इसका पॉइंट नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्लियर। इसके बाद साझेदारों की ऋणों पर ब्याज कितना, 6% वार्षिक, वार्षिक नहीं लगाया आपने तो गलत माना जाएगा, 6% वार्षिक प्रतिवर्ष, ठीक है। 6 नंबर पे आएगा लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात कितना होगा अगर आपने फिक्स नहीं कराए तो, बराबर समान, क्या होगा, समान, 1:1 बराबर बराबर बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है जो अपने काम आता है। इसके बाद लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, देखने का अधिकार होगा, सभी साझेदारों को लेखा पुस्तकें देखने का अधिकार होगा, चाहे कैसा भी साझेदार, ठीक है ना। इसके बाद व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार होगा, मतलब साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन, लिख लिया। साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि का विभाजन होगा वो नियमानुसार होगा, जो भी उनके बीच में तय हुआ, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा खाता बनाएंगे, देखो, साझेदारों के मध्य
लाभ हानि विभाजित करने के लिए जो खाता बनाया जाता है, जो खाता बनाया जाता है इसे क्या कहते हैं? इसे लाभ हानि विभाजन, लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि नियोजन खाता। इंग्लिश में इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, लाभ हानि नियोजन खाते से आपका क्या तात्पर्य है? आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ऐसा खाता जो लाभ हानि साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजित करने के लिए बनाया जाता है उसको लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ठीक है, इसका जो नेचर होता है, इसकी प्रकृति होती है, इस खाते की प्रकृति 1 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रकृति का, कैसे? नाम मात्र जिस भी अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस शब्द आ जाए, जिस भी अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस शब्द आ जाए वो कैसा खाता होता है? नाम मात्र का खाता। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट बनाना है हमको इसका। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले ये आपको याद करना है, इसको कंटेस्ट कौन सी चीज 2 में आ रही है, कौन सी चीज 5 में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है, कुछ कंडीशन है कि सब प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट होता है तब बनाया जाता है। ठीक है, लॉस की कंडीशन में नहीं बनाया जाता, पर कभी कभी लॉस की कंडीशन में बन जाता है, कभी कभी, इसलिए मैं लॉस भी लिखूंगा। ठीक है, बाई P&L अकाउंट या प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो लिखना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन, मान के चल रहा हूं मेरे 2 पार्टनर है ए और बी, ए का यहाँ बी का यहाँ, इसका टोटल करके क्लियर। वाई में केवल 2 ही चीजें आएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, 2 में देखो 2 सबसे पहले इंटरेस्ट के बाद सबसे पहले देखो पार्टनर सैलरी, 2 पार्टनर बोनस, 2 पार्टनर कमीशन। इन 3 चीजों को हम लिखते हैं रेमुनरेशन के नाम से। किस नाम से? रेमुनरेशन। इसके बाद 2 में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले हम चलो इंटरेस्ट ऑन, मान के चल रहा हूं मेरे 2 पार्टनर ए और बी, और अगर क्वेश्चन में होगा तो लिखा जाएगा जनरल रिजर्व, वैसे क्वेश्चन में था। ठीक है, क्वेश्चन में था। अच्छा, क्वेश्चन में अगर लॉस होगा तो कहां लिखा जाएगा? प्रॉफिट तो बाई में लिखा गया, लॉस टू P&L अकाउंट, ये क्या है हमारा? ऐसे रेयर कंडीशन है, ये हमेशा आता है। ठीक है ना, लॉस की कंडीशन हम कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, पर कुछ विशेष परिस्थितियां जब हम बनाते हैं। कौन सी विशेष परिस्थिति है? अगर आपको लॉस दे रखा है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है तो फिर हम बना देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा और लॉस दे रखा है तो हम इसको, इस अकाउंट को ही नहीं बनाएंगे। समझ आ गई बात? आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब आप चेक करो, y वाली साइड और 2 वाली साइड का टोटल करेंगे। y वाली साइड ज्यादा है, मान के चला हमने, 2 वाली कम है, तो बैलेंस कहां आएगा? 2 में। इसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA, ए और बी किस अनुपात में? ओल्ड रेशियो, ओल्ड। बस इतना छोटा सा इसका फॉर्मूला नोट करिए इसको। इसमें नोट डाल के लिखो और ये बातें याद रखना, इन चीजों को इस अकाउंट में नहीं लिखते। ठीक है,
नोट डाल के लिखो, निम्न मदों को इस खाते में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। कौन कौन सी मद है? साझेदार को किराया, सेकंड साझेदार के ऋणों पर ब्याज, तीसरा प्रबंधक का पारिश्रमिक, प्रबंधक का पारिश्रमिक कहा जाता है कभी कभी भुगतान के लिए, वो कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आए। ये तीनों चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती तो किस अकाउंट में आती हैं? पी एंड एल अकाउंट में। क्लियर? साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, चाहे साझेदार ने ऋण आपसे लिया हो चाहे आपको दिया हो, कैसा भी हो उसका उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा। ठीक है ना?